सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द रिवीजन सीरीज। एक ऐसा सीरीज जो कि हर जेई एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, या फिर आप इसे इलास्टिसिटी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये वीडियो हर उस बच्चे को देखना चाहिए जिसे इस टॉपिक में थोड़ी सी भी तकलीफ है। बहुत कम समय में हम लोग कंप्लीट रिवीजन इसका कर लेंगे। किस टाइप का सवाल आपको पहले आ चुका है जेई में, वो भी यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आपका सब टॉपिक्स होने वाला है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक बॉडी एंड योर प्लास्टिक बॉडी, राइट। स्ट्रेस स्ट्रेन आपका क्या होता है। हम लोग यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी देखेंगे। रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आपका क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका जो 3 तरीके का होता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एनालॉजी विद स्प्रिंग्स, राइट, इसके थ्रू आप सवालों को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, इसके ऊपर भी आपका जेई में कुछ टाइम से काफ़ी सवाल बन रहा है। फॉर एग्जांपल वो जो आपका कैटापुल्ट वाला सवाल होता है कि वहाँ पे एक स्टोन है, आपने उसको स्ट्रेच किया है कैटापुल्ट को और फिर उसको रिलीज किया, तो बताइए व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्टोन, राइट। तो वहाँ पे आपका एनर्जी कंजर्वेशन लग जाता है। इलॉन्गेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, कम से कम 2 से 3 बार सवाल आ चुका है सिर्फ 2021 में ही जेई में। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, रिलेशन अमंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें को ध्यान से सुनिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एडुनिटी फॉर फिजिक्स, यहाँ पे भी हम लोग अपने सारे कंटेंट्स को शेयर करते हैं, तो इसको भी ज्वाइन कर ले ताकि आपका कोई भी वीडियो या फिर कंटेंट मिस ना हो, राइट। ये जो कंप्लीट सेशन है हमारा, उसका भी पीडीएफ नोट आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उससे बेनिफिट क्या होगा, आपको शॉर्ट नोट्स तो मिलेगा ही, एट द सेम टाइम ये सारा लिंक इस पीडीएफ में भी मैंने डाल रखा है। हमने 12th को तो कंप्लीट कर ही लिया है, 11th के भी हमारे ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं, और जो बच रहे वो भी आपको धीरे धीरे करके आ ही रहे हैं, राइट। अभी रिसेंटली हमने कंप्लीट फ्लूइड्स खत्म करा है, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप इस लिंक पे सिर्फ क्लिक करेंगे, सीधे आप उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे बात करना है इलास्टिक बॉडी एंड प्लास्टिक बॉडी, राइट। अब यहाँ पे मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। एट अ गिवन टेम्परेचर किसी भी बॉडी में जो एटम्स के बीच का सेपरेशन होता है वो आपको फिक्स्ड रहता है, राइट। वो आपको इक्विलिब्रियम स्टेट में फिक्स्ड रहता है। ठीक है, अब अगर आप उस बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करोगे, क्या तो आप उसको स्ट्रेच करोगे या फिर आप उसको कंप्रेस करोगे, तो वो बॉडी जो है उस चीज़ को अपोज करती है। अगर आपने एक यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, ये आपका बॉडी था, आप राइट साइड में एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो ये बॉडी भी अपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है। तो इस एफ आर को हम लोग कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। और ये एफ एक्सटर्नल हमारा होता है डिफॉर्मिंग फोर्स, राइट। अच्छा, अगर ये हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट है तो आपका एफ एक्सटर्नल और ये रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा। ठीक है, आप जैसे ही इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दोगे, ये बॉडी अपना शेप दोबारा से रिगेन कर लेगा। अगर वो अपना शेप रिगेन कर लेता है तो वैसे बॉडी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक बॉडी, और अगर वो अपना शेप रिगेन नहीं करता है, राइट, तो वैसे बॉडी को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक बॉडी, यानी कि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप ही नहीं हुआ होगा। फॉर एग्जांपल आपका डो हो गया, क्ले हो गया, राइट। आपके जो डो होता है, आप उसको अगर धक्का मारोगे, पुश करोगे, तो वो उसी शेप में फिर रह जाएगा, दोबारा से वो बाउंस बैक नहीं करता। ठीक है, अनलाइक योर स्टील हो गया या फिर आपका और कोई मेटेलिक वायर हो गया, आप उसको अगर विद इन द लिमिट अगर स्ट्रेच करो तो वो दोबारा से अपना शेप रिगेन कर लेगा। ठीक है, जैसा कि आप स्प्रिंग में भी देखते हो, राइट। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक बॉडी एंड योर प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्ट्रेस की, तो अमूमन बच्चों को ऐसा लगता है कि स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, जहाँ पे फोर्स होता है ये वाला, राइट। जबकि ऐसा नहीं है, वो जो फोर्स आप फॉर्मूले में लेते हो वो फोर्स आपको होता है रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिस्टोरिंग फोर्स और ये अप्लाइड फोर्स या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स बराबर होता है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे एफ एक्सटर्नल अपॉन एरिया ही लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन टेक्निकली स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब किस तरीके से आपका फोर्स लग रहा है उसके ऊपर 3 तरीके से हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है चीज़ों को,
राइट। सबसे पहले हमारा होता है नॉर्मल स्ट्रेस, इसका नाम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी होता है, ठीक है। सपोज कीजिए ये आपके सामने एक बॉडी है और फोर्स जो है इस सरफेस के नॉर्मल लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है दैट इज फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। अच्छा, अगर आप चाहो तो इस वीडियो को 1.5x स्पीड पे देख लो ताकि आप और कम समय में कंप्लीट इसको देख पाओगे, ठीक। अच्छा, सो फोर्स अपॉन एरिया इज योर नॉर्मल स्ट्रेस। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना कि ये बॉडी जो है अभी इलोंगेट होने वाली है, तो एनसीईआरटी में देखोगे तो इसको टेंसाइल स्ट्रेस भी नाम दिया गया है। और अगर यही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता तो ये बॉडी जो है कंप्रेस होती, तो उसे कंप्रेसिव स्ट्रेस बोला है, राइट। लेकिन ओवरऑल ये नॉर्मल स्ट्रेस है। बात करते हैं शियर स्ट्रेस की। यहाँ पे आपके सामने एक बॉडी है, बॉटम पे ये आपको अटैच्ड है, फिक्स्ड है। आप इसके टॉप सरफेस पे टैंजेंशियली एक फोर्स लगा रहे हो, सरफेस के अलोंग एक फोर्स लगा रहे हो, तो ये बॉडी का शेप इस डॉटेड लाइन से अब दिखाया गया है, ये आपको डिफॉर्म हो गया है थोड़ा सा, राइट। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है दैट इज दिस टैंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, ये जो ऊपर का सरफेस एरिया था जिस पे फोर्स लगाया गया। क्लियर एकदम। तीसरा अपना होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस, यानी कि हमारे पास अगर कोई बॉडी है और हर तरफ से चारों डायरेक्शन से अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है, यानी कि फोर्स इस पे चारों तरफ से लग रहा है, इस कारण से इस बॉडी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर सकता है। ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हो ना, ये आपका हो जाएगा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो द वॉल्यूम हियर हैज डिक्रीज्ड, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रेस आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो फोर्स अपॉन एरिया इज नथिंग बट द प्रेशर, राइट। तो यहाँ पे हमने लिखा है प्रेशर, लेकिन सिर्फ प्रेशर मत लिखना, ध्यान रखना है कि ये आपको डेल्टा पी होता है या फिर एक्सेस प्रेशर होता है। आपका बॉडी पहले से ही एटमॉस्फेयर में था, अगर आप उस बॉडी को आप एक रिवर के बॉटम पे ले जाओ, एच डेप्थ पे ले जाओ, तो उस बॉडी के ऊपर रोजीएच प्रेशर और एक्स्ट्रा लगेगा, तो उस रोजीएच के कारण वो बॉडी डिफॉर्म हुआ है। तो बच्चों को यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सर ये प्रेशर कौन सा लेना है, तो ये प्रेशर आपका एक्सेस प्रेशर है, डिफरेंस इन द प्रेशर है। क्लियर एकदम। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन आपको क्या होता है, दैट इज द चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो अब 3 तरीके का स्ट्रेस देखा है, तो 3 तरीके का स्ट्रेन भी होएगा, राइट। सबसे पहला आपका हो गया नॉर्मल स्ट्रेन। आपकी बॉडी थी L लेंथ की, आपने फोर्स लगाया, बॉडी का लेंथ हो गया L प्लस डेल्टा L। तो यहाँ पे स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा L विच इज योर चेंज इन लेंथ अपॉन L विच इज योर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। यहाँ की अगर हम लोग बात करें शियर स्ट्रेन की, आपने बॉडी के ऊपर टैंजेंशियली ऐसे फोर्स लगाया था, तो ये एंगल थीटा का डिफ्लेक्शन आया है, राइट। अब ये एंगल थीटा जनरली बहुत छोटा होता है, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने एक मेटल के सरफेस पे लगाया फोर्स तो 30 डिग्री वो आपको टिल्ट कर गया, बहुत छोटा एंगल होता है। अगर ये वाली हाइट मेरी h है और ये वाला शिफ्ट मेरा x है, राइट, तो यहाँ पे स्ट्रेन होता है x अपॉन h, या रादर थीटा बोल सकते हो, थीटा इज इक्वल टू x बाई एच। तो x बाई एच हमारा स्ट्रेन हो जाएगा, और यहाँ पे तो मेरा वॉल्यूम स्ट्रेन होगा, यहाँ पे तो कंप्लीट वॉल्यूम ही चेंज हो गया है, राइट। चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा वी और ओरिजिनल वॉल्यूम कैपिटल वी रहा होगा। क्लियर एकदम यहाँ तक। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखिए, ये आपको बेसिकली जेई में भी पूछा जा चुका है, राइट। मैं यहाँ पे मेंस की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये कोई एडवांस का सवाल है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लेकिन बड़ा ही प्यारा सा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पे एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के नॉर्मली सरफेस पे फोर्स लग रहा है, राइट। इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, ठीक है। इसका जो सरफेस एरिया है वो कैपिटल ए है। अब आप सभी को पता होगा कि एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जहाँ पे अगर आपको इसको वेक्टोरियली दिखाना है तो इस सरफेस के राइट साइड परपेंडिकुलर हम एक एरो दिखा देते एरिया वेक्टर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन हमसे इस येलो शेडेड पोर्शन पे स्ट्रेस पूछ रहा है, वो भी दोनों स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस भी और नॉर्मल स्ट्रेस भी या फिर टेंसाइल स्ट्रेस भी, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका प्लेन है ना, इसके परपेंडिकुलर जो एक डायरेक्शन बनाया गया, दैट डायरेक्शन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, विद द एक्स एक्सिस। क्लियर एकदम। अब देखिए यहाँ पे, तो इसी सरफेस को हमने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। अब हमें इस येलो का सरफेस एरिया चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसके परपेंडिकुलर जो हमने वेक्टर बनाया है वो हो जाएगा ए प्राइम वेक्टर। हमें इस ए प्राइम का मैग्नीट्यूड ही चाहिए, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो ए प्राइम कॉस थीटा है ना, वही कैपिटल ए के बराबर है। देखिए, वही आपका कैपिटल ए के बराबर होगा। सो ए प्राइम आपका हो जाएगा ए बाई कॉस थीटा।
ठीक है, तो हमें ए प्राइम मिल गया, हमें इस येलो पोर्शन का सरफेस एरिया मालूम पड़ गया है। अब दोबारा से इसी सरफेस को बना देते हैं। ये जो फोर्स है वो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो राइट साइड आपको लग रहा होगा एफ, इसका दो कंपोनेंट हमें चाहिए, एक है आपका नॉर्मल और एक आपको हो जाएगा टैंजेंशियल टू दिस येलो प्लेन। खत्म, बात खत्म। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल फोर्स, तो एफ कॉस थीटा अपॉन सरफेस एरिया ए बाई कॉस थीटा विच इज एफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एरिया। और शियर स्ट्रेस क्या होगा? टैंजेंशियल फोर्स जो कि एफ साइन थीटा है, सो एफ साइन थीटा अपॉन सरफेस एरिया इज ए बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा में उसको कन्वर्ट करेंगे तो नीचे एक 2 आ जाएगा, राइट। सो इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल आई वुड से। अच्छा, अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। ये जो आपका ग्राफ है ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको स्टेटमेंट टाइप, असर्शन रीजन या फिर और कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल बन सकता है, लेकिन बच्चे इससे भागते हैं। ध्यान से देखिए, ये कहानी की तरह है, ठीक है। पूरे चैप्टर को आपको एक कहानी की तरह पढ़ना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन हमने यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में बना दिया है, राइट। तो आपका ये प्लॉट है किसी भी जनरल मटेरियल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने पॉइंट्स को सेग्रीगेट किया है, ओ, ए, बी, सी, डी एंड ई। तो O से लेके A तक अगर आप यहाँ पे ग्राफ को देखिए तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि आपका स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर ऐसा है तो उसी को हम लोग कहते हैं हुक्स लॉ, राइट। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर हमने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये कहानी आपकी हो गई O से लेके A तक की, बढ़िया है। अब A से लेके B तक में ऑल्दो ये लीनियर नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये आपको कर्व है, बट स्टिल अगर आप A से लेके B रीजन में भी डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दोगे, स्ट्रेस को हटा दोगे, तो बॉडी स्टिल अपना शेप कंप्लीटली रिगेन कर लेगा, ठीक है। इसका मतलब O से लेके A एंड A से लेके B, ये पूरा रीजन क्या है, इसे हम इलास्टिक जोन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे O से लेके B के बीच में अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया है तो बॉडी अपना कंप्लीट शेप रिगेन करेगा, बॉडी इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर एकदम। ये जो B पॉइंट है उसे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, यानी कि भैया इसके ऊपर अगर चले गए आप तब आपका बॉडी इलास्टिक कंप्लीटली बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। और बी पॉइंट पे जो आपको स्ट्रेस होता है उसे हम कहते हैं सिग्मा वाई, यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। नाम पता होना चाहिए। अच्छा, बी से लेके डी तक की कहानी क्या है, ये आपको बेसिकली है प्लास्टिक जोन। बी से लेके डी के बीच में अगर आपने अपना डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया है तो बॉडी आपका कंप्लीट शेप रिगेन नहीं करेगा, थोड़ा सा उसके अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा जिसे हम परमानेंट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने सी पॉइंट पे डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लिया है तो यहाँ पे देखिए ये डॉट डॉट करके हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, यानी ये जो लेंथ है आपका, दिस इज दी परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्लियर एकदम। अच्छा, ये जो डी पॉइंट है इसे हम कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और अगर हम ई पॉइंट पे आ जाएंगे तो वो हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट है, ठीक है। आपका मटेरियल फ्रैक्चर कर गया है। डी से लेके ई में आप अगर यहाँ पे ग्राफ में भी देखें तो यहाँ पे लिटरली आपका जो मटेरियल है वो फ्लो करने लगता है, यानी कि ऑल्दो हमने डी से लेके ई में स्ट्रेस को कम किया है, लो किया है, बट स्टिल आपका स्ट्रेन हो रहा है, यानी कि बॉडी आपका फ्लो कर रहा है, इलोंगेट कर रहा होगा। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल सवाल बड़ा प्यारा सा बनता है, अगर इस डी और ई के बीच का जो गैप है ये, राइट, अगर वो बहुत कम है यानी कि आपका मटेरियल जो है वो ब्रिटल है, और अगर डी से लेके ई के बीच का गैप ज़्यादा है तो वो मटेरियल आपका डक्टाइल है, ठीक है। अगर गैप ज़्यादा है यानी कि वो अच्छा वाला फ्लो हो रहा है विदाउट बीइंग गेटिंग फ्रैक्चर्ड, राइट, सून, ठीक है। चलिए, तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो 3 तरह का स्ट्रेस, 3 तरह का स्ट्रेन, तो 3 तरीके का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें नॉर्मल स्ट्रेस के केस में तो वहाँ पे यंग्स मॉडुलस डिफाइंड है। अगर हम लोग बात करें शियर स्ट्रेस के केस में तो यहाँ पे शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नाम से डिफाइंड है, और तीसरा है हमारा बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हमने अभी अभी यहाँ पे देखा था कि स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, यानी कि के आपको हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज बेसिकली रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हमने यहाँ पे वही किया है, यंग्स मॉडुलस का सिंबल वाई होता है, सो ये आपको हो गया स्ट्रेस और ये आपको हो गया स्ट्रेन। सिमिलरली
कैपिटल जी इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये ऊपर में स्ट्रेस है और नीचे में आपका स्ट्रेन है. बल्क मॉडुलस, राइट, ऊपर में आपका स्ट्रेस है विच इज़ बेसिकली और एक्सेस प्रेशर, और नीचे में हमारा स्ट्रेन है. अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि सर आपने नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपका ये डेल्टा पी पॉजिटिव है यानी कि आपने प्रेशर को अगर इंक्रीज किया था तो वॉल्यूम डेफिनेटली डिक्रीज किया है, यानी कि डेल्टा वी इटसेल्फ इज अ नेगेटिव टर्म, राइट. लेकिन आपका जो ये बीटा होता है बल्क मॉडुलस, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, इसीलिए हमने अपने मन से यहाँ पे एक नेगेटिव साइन बिठा दिया है. आप चाहो तो इसके डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये आपको हो जाएगा माइनस वी डी पी बाई डी वी. ठीक है. यहाँ पे एक और टर्म डिफाइन किया जाता है कंप्रेसिबिलिटी विच इज कॉल्ड के. ये आपको इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस होता है, ये बताता है कि कोई बॉडी आपका कितना कंप्रेसिबल है. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं. ये वैरायटी भी आपको जेई में आ चुका है, इवन ये वैरायटी भी आपको जेई में आ चुका है. सिंपल सा यहाँ पे एक सिचुएशन है, ये आपके सामने एक एटवुड्स मशीन है, पुली है, 2 ब्लॉक्स है, ये आपको ऊपर नीचे मूव कर रहे होंगे. तो इस वायर में, ये जो आपका कंप्लीट वायर है, इसके अंदर कोई टेंशन होएगा, तो ये टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2m1m2 g अपॉन m1 प्लस m2, राइट. अच्छा, तो यहाँ पे अगर हमसे ये पूछ सकता है कि ये जो वायर है इसमें इलॉन्गेशन कितना है, तो लगा दिया स्ट्रेस दैट इज टेंशन अपॉन एरिया इज इक्वल टू, ये एरिया क्या है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट. यहाँ पे आपके सामने सिचुएशन है कि आपके सामने एक बॉल है, राइट, वो अभी रिवर के सरफेस पे था, तो यहाँ पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. आप इसे अगर h डेप्थ नीचे ले जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा यहाँ पे एक रो जी एच टर्म भी आ जाएगा. सो व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर, द चेंज इन प्रेशर इज सिंपली रो जी एच. तो इस रो जी एच के कारण ये बॉडी जो है कंप्रेस हुआ, उसके वॉल्यूम में चेंज आया, एंड दैट इज दैट डेल्टा वी. ठीक है. तो ये लगा दिया, डेल्टा पी इज व्हाट, स्ट्रेस यहाँ पे इस सिचुएशन में इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी बाई वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. ठीक है. हमें सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है डेल्टा वी का. सो डेल्टा वी इज इक्वल टू दिस मच, और डेल्टा पी की जगह हम लोग यहाँ पे रो जी एच सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपको आंसर निकल आएगा. ठीक है. तो इस वैरायटी का सवाल आपको इजीली बन सकता है. अब यहाँ पे बात करते हैं एनालॉजी विद द स्प्रिंग. आपके सामने यहाँ पे एक स्प्रिंग है, आप इस पे एक फोर्स F लगाते हो तो इसके अंदर इलॉन्गेशन x आता है. तो हम यहाँ पे इक्वेशन हमेशा से जानते हैं, F इज इक्वल टू के एक्स, वेयर k इज दी स्प्रिंग कांस्टेंट. उसी तरीके से अगर आपके सामने यहाँ पे एक रॉड है जिसका लेंथ L है, आप उस पे F डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो और वो यहाँ से अटैच्ड है, तो उसमें एक x इलॉन्गेशन आता है. ठीक है. तो हम यहाँ पे जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया विच इज स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन लेंथ, जो कि यहाँ पे x है, अपॉन ओरिजिनल लेंथ. अगर इस एरिया को हम राइट साइड ले जाए तो हम f को लिख सकते हैं y, यानी कि यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया अपॉन l डॉट x. अगर आप इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को कंपेयर करो तो हम कह सकते हैं कि इस रॉड का जो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट है k, वो होगा YA बाई L. ठीक है. तो ये हमें बहुत मदद करता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने 2 रॉड सीरीज में है, इसका डायमेंशन L1 A1 यंग्स मॉडुलस Y1, इसका L2 A2 यंग्स मॉडुलस Y2, और इस पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स F लग रहा है. हमसे पूछता है व्हाट इज द टोटल चेंज इन लेंथ, और रादर व्हाट इज द टोटल इलॉन्गेशन इन द सिस्टम, राइट. तो हमारे पास तो इक्वेशन है ही अब, F इज इक्वल टू के एक्स, लेकिन K क्या लोगे, K इक्विवेलेंट. अगर आपने SHM में ध्यान से पढ़ा है, हमारे इस चैनल पे उसका रिवीजन वीडियो भी है कि 2 स्प्रिंग अगर सीरीज में होता है, सो इन दैट केस द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2. तो यहाँ पे हमने पहले K1 निकाल लिया है इस रॉड का, हमने यहाँ पे K2 निकाल लिया है इस रॉड का, और दोनों का आप निकाल दोगे इक्विवेलेंट. उस इक्विवेलेंट को यहाँ पे डालो और आप यहाँ से x निकाल लोगे, यानी कि टोटल इलॉन्गेशन इन द सिस्टम. ठीक है. अगर 2 रॉड आपका पैरेलल में होता, सो इन दैट केस K इक्विवेलेंट इज K1 प्लस K2. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की. तो यहाँ पे आपको डिफाइन किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज गिवन बाय हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. अगर हमसे कोई टोटल एनर्जी पूछता है तो हम इसी फॉर्मूले में वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव यू द टोटल एनर्जी, राइट. इसे याद करने का एक और सिंपल सा तरीका है दिस एनालॉजी. हमने तो इसे स्प्रिंग से कंपेयर कर रखा है, तो हमें पता है कि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ के एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या थी, यंग्स मॉडुलस एरिया अपॉन L x स्क्वायर. x क्या है, आपका चेंज इन लेंथ.
ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी चीज़ों को रीअरेंज करेंगे तो आपको यही फॉर्मूला दोबारा से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसे मन करता है वैसे इसको याद रख सकते हैं। इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, आपके सामने यहाँ पे एक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर से लेकर नीचे तक यूनिफॉर्म है, इसका लेंथ L है, एरिया A है, यंग्स मॉडुलस Y है और मास M है। तो अपने ही वेट के वजह से ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है एंड दैट चेंज इन लेंथ, एक्सेस चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू mgl/2ya। क्लियर एकदम। ये आपको जेई में 2-3 बार पूछा जा चुका है। अगर आप हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियोस को देखेंगे तो इसका डेरिवेशन भी वहाँ पे किया हुआ है। सभी लिंक आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइजन्स रेशियो, राइट, इसका सिंबल सिग्मा से डिनोट किया जाता है। आप देख सकते हैं ये रहा आपका एक वाइट कलर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉड है। अगर हम इसको राइट इलोंगेट करें, खींचे दोनों तरफ से, तो इसका लेंथ तो चेंज होता ही है, एट द सेम टाइम इसका जो विड्थ है ना, डायमीटर, वो भी डिक्रीज हुआ होगा। राइट, सो द फाइनल लेंथ इज L plus delta L एंड द फाइनल डायमीटर इज D plus delta D। राइट, तो यहाँ पे जो पॉइजन्स रेशियो होता है दैट इज बेसिकली डेल्टा D by D अपॉन डेल्टा L by L। राइट, अब ये सिग्मा जो है वो आपको एक पॉजिटिव क्वांटिटी बनानी है हमें से, तो हमने यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा दिया है। वाई? बिकॉज इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं डेल्टा डी आपको नेगेटिव होने वाला है। राइट, इसका विड्थ डिक्रीज हुआ था। रिलेशन अमंग यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड योर बल्क मॉडुलस। अब यहाँ पे सिंपली 3 फॉर्मूला है, इसे आपको याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस अपॉन 3 ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा, जहाँ पे सिग्मा यही पॉइजन्स रेशियो है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। और ए और बी को यूज करके यानी कि सिग्मा को एलिमिनेट करोगे तो ये इक्वेशन बनता है। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जेई 2021 फेब अटेम्प्ट में। हमें 4 ऑप्शन था और उसमें से एक ऑप्शन को हमें टिक करना था। ठीक है, तो ये सब आपको याद कर लेना है, डेरिवेशन में जाने की कोई ज़रूरत है नहीं इसके। क्लियर एकदम। आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया है। अब बच्चों को होगा कि सर हम प्रॉब्लम्स कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो बच्चा 2021 का ये रहा लिंक, राइट, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स का कंबाइंड है, तो आप इसके अंदर सॉलिड्स का स्पेसिफिकली कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो वीडियो आपको खुलेगा और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका क्वेश्चन पीडीएफ भी है, तो आप चाहो तो पहले उसे सॉल्व करो और फिर सोल्यूशन को देखो। 2021 जुलाई का, अगस्त का, 2020 में तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। ठीक है, एंड सम टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, राइट। ओके, हमारा जो रिवीजन सीरीज का प्लेलिस्ट लिंक है ये रहा वो लिंक। जेई मेन कंप्लीट PYQs का जो लिंक है वो ये रहा, एंड द गोल्ड माइन लिंक जहाँ पे हमारे चैनल के सारे कंटेंट्स का लिंक एक्सेल फाइल में अरेंज्ड है। ठीक है, आपको जो चीज़ को देखना है आप उसे क्लिक करें और उस वीडियो को देख सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा सब कुछ अच्छा लगा है, समझ में आया है। वीडियो को जरूर से एक थम्स अप दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड वी शैल बी मीटिंग इन मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट्स। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।